बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हम लोग फिज़िक्स की शुरू की हुई हम लोग ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 पर हम लोग पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है डायनेमिक्स। अब यूँ समझे पिछले चैप्टर से ही थोड़ा सा इसका आगे कंटिन्यूटी है। वो काइनेटिक्स था और जब इसमें डायमेंशन भी शामिल हो गई है तो फिर ये डायनेमिक्स हो गया। और जनाब इसकी वही रूटीन होगी। इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और एमसीक्यूज़ हैं वो एक इस लेक्चर में होंगे, जबकि जो मेरी अगली वीडियो है उसमें हम लोग उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। इसके न्यूमेरिकल भी बड़े ज़बरदस्त हैं और बड़े मैंने आसान तरीके से करा दिए हैं। तो लेट्स सी चैप्टर नंबर 3 के अंदर क्या है। जैसा कि मैंने बताया डायनामिक्स के बारे में, इसमें आप बुनियादी शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। मोमेंटम क्या होती है, फोर्स क्या होती है, इनर्शिया क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होती है और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है। और यही हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन भी है। फिर न्यूटन के जो मोशन कवानीन है तीनों, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड, ये तीनों पढ़ने हैं। मास क्या होता है, वज़न क्या होता है और दोनों में फ़र्क क्या होता है। उसके बाद मोमेंटम का कानून जो है कंजर्वेशन का, वो पढ़ना है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे तो फ्रैक्शन के बारे में फिर पढ़ेंगे, फ्रैक्शन क्या होती है और रोलिंग फ्रैक्शन क्या होती है और स्लाइडिंग फ्रैक्शन क्या होती है, फ्रैक्शन को कम कैसे कर सकते हैं और फ्रिक्शन का फ़ायदे क्या। लो जी, फिर शुरू करते हैं जनाब। सबसे पहले जैसा कि रूटीन है, एमसीक्यूज़ पहले करते हैं। मुंदरजा झैल में से किसकी गैर मौजूदगी में न्यूटन के पहले कानून का इतलाक होता है। गैर मौजूदगी मतलब है न्यूटन के पहले कानून में कौन सी चीज़ नहीं है। तो न्यूटन के पहले जो कानून है उसमें नेट फोर्स नहीं है। ऑप्शन नंबर बे या ऑप्शन नंबर बी। मुंदरजा झैल में से इनर्शिया का इन्हिसार किस चीज़ पर है। वेलोसिटी पर है, मास पर है, यानी आपको जो हजम है नेट फोर्स पे है या फोर्स पे है। तो याद रखिए इनर्शिया का जो इन्हिसार है वो आपके हजम पर है, मास, जिसका यूनिट किलोग्राम। एक लड़का चलती हुई बस में से छलांग लगाता है तो वो किस तरफ जाएगा। बस अब जारी बात है चल रही है तो याद रखें जिधर भी छलांग लगाएंगे आप आगे जाएंगे, बस की सिमत की तरफ जाएंगे। तो इसका जवाब है हरकत की सिमत की तरफ। एक डोरी को दो मुखालिफ फोर्सेस की मदद से खींचा जा रहा है। दो तरफ से याद रखें खींचा जा रहा है। हर फोर्स की मिकदार 10 न्यूटन है तो डोरी में टेंशन कितना होगा, बराबर होता है ये भी 10 न्यूटन ही होगा। एक जिस्म का मास एक्सरेट करने पर कम हो जाता है, एक्सरेट करने पर ज़्यादा हो जाता है। असल में ये आगे पूरा लिखा हुई कोई नहीं है खैर से कि ये इसकी स्टेटमेंट क्या है। तो नई किताबों में इसकी स्टेटमेंट पूरी लिखी हुई है, तो इसका जवाब है इनमें से कोई नहीं। छठा एमसीक्यू जी, एक ये अब बे फ्रिक्शन है, ये वो वाली फ्रिक्शन नहीं है। इसमें पुली की डोरी की सरम पर M1 और M2 के दो अजसाम इस तरह मुंसलिक हैं कि दोनों अमूदन हरकत करते हैं। इन अजसाम का एक्सलेरेशन क्या होगा। M1 मल्टीप्लाई बाय M2 ओवर M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाय G ग्रेविटेशनल फोर्स, ये है इसका एक्सलेरेशन। मुदर्जा ज़ाहिर में से मोमेंटम का यूनिट कौन सा है, NS यूनिट। जब घोड़ा गाड़ी को खींचता है तो एक्शन किस पर होता है, ज़मीन पर और गाड़ी पर एक्शन होता है। मुदर्जा झैल में से किस मटेरियल को स्लाइड करने वाली सतहों के दरमियान रखने से इनके दरमियान फ्रिक्शन कम हो जाती है। हवा को अगर दो स्लाइड्स के दरमियान रखा जाए तो फिर जो फ्रिक्शन है वो उसकी वजह से कम हो जाएगी। मैं फिर बता रहा हूँ कि मैं इंसान हूँ, मिस्टेक बिल्कुल हो सकती है। कि कोई गलती होगी है एमसीक्यूज़ में या किसी और जवाब, मुझे लाजमी मेंशन किए करें ताकि उसको दुरुस्त किया जाए। 3.2 है, मुदर्जा झैल की तारीफ बयान करें। अब बहुत सी तारीफ़ें जो कि आखिर में लिखी हुई हैं और ये पेजेस के अंदर भी हैं। मैं आपको दोनों बातें बताता हूँ जहाँ से फिर आपकी मर्ज़ी है। जैसे मोमेंटम, इनर्शिया और फोर्स, ये पेज नंबर 80 पे भी लिखी हुई है इकट्ठी। और ये किताब के सफ़ात के अंदर 57 और 72 पेज पर भी लिखी हुई। मैं आपको दोनों दिखाता हूँ, जहाँ से करना है वहाँ से कर लें। पेज नंबर 80 पे चल लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ पेज नंबर 80 पे काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर वो ही सही तैयार हो तो ठीक ठाक जो है हमारे MC शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो तैयार हो सकते हैं। ये ले जी,
ये जनाब पहले फोर्स की डेफिनेशन आ गई, ये सही डेफिनेशन है। धकेलने या खींचने का दूसरा नाम फोर्स है। फोर्स एक रेस्ट में पड़े हुए जिस्म को मोशन में लाती है या मोशन में लाने की कोशिश करती है। एक मुतहरक जिस्म को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया किसी भी जिस्म की वो खसूसियत है जिसकी वजह से जिस्म अपने रेस्ट की हालत में या सीधी लाइन में मोशन की हालत में तब्दीली की मज़ामत करता है। मोमेंटम क्या है? किसी जिस्म का मोमेंटम इसमें मोशन की मकदार के बराबर होता है। मोमेंटम किसी जिस्म की मास और वेलोसिटी के हासिल ज़रब के बराबर होता है। अच्छा, अब ये पेज नंबर 57 पे भी ये चीज़ लिखी हुई है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। और फिर पेज नंबर 72 पे भी है। ये जी फोर्स किसी जिस्म को मोशन में लाती है या मोशन में लाने की कोशिश करती है या जिस्म की मोशन को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है, वही बात। फिर नीचे इनर्शिया की भी डेफिनेशन वही है। ये वो जिस्म की वो खासियत है जिसकी वजह से वो अपनी रेस्ट पर पोजीशन या यूनिफॉर्म मोशन में तब्दीली के खिलाफ मज़ामत करता है। इस तरह फिर पेज नंबर अगर 72 पे जाएं तो वही डेफिनेशन नीचे दोबारा हो जाएगी मोमेंटम वाली। मैं दोबारा देखता हूँ, पेज नंबर 72 है, ये पेज नंबर 72 ही है। थोड़ी सी मिस्टेक होगी, ये फ्रैक्शन की डेफिनेशन आ गई। मोमेंटम की डेफिनेशन ये ऊपर वाली है, ये है मोमेंटम, और ये उसका कानून भी है। मोमेंटम का कंजर्वेशन का कानून, फोर्स और मोमेंटम, ये डेफिनेशन है फोर्स की और ये है मोमेंट। अब आ रहा है जी आपका डेफिनेशन आ गई, मोमेंटम की भी आ जाएगी और बिल्कुल फोर्स की भी आ जाएगी। अच्छा है, किताब के अंदर से भी आपको बता दिया है ताकि फिर जिधर से आपकी मर्ज़ी आप कर लें। फिर आप लोग कहते हैं जी उस्ताद साहब जान छुड़ाते हैं। उस्ताद मोहतरम, मोमेंटम, मोमेंटम एक किसी जिस्म का मोमेंटम इसकी मास और वेलोसिटी की हासिल ज़रब के बराबर होता है। यानी किसी जिस्म में इसकी मास और वेलोसिटी की वजह से जो मोशन की मकदार है वो मोमेंटम कहलाती है। यहाँ से आप शुरू करेंगे इसको, और इसकी इक्वेशन होती है P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, P इक्वल टू M इंटू V। ये यहाँ से शुरू करेंगे और ये यहाँ आपका यहाँ तक आ जाए। तो फिर बेहतर था कि एक जगह से ही जो पेज नंबर 80 आपको मैंने बताया था वहाँ से ये तीनों डेफिनेशन आप कर सकते हैं। ये किसी जिस्म में मोमेंटम इसके मोशन की मकदार के बराबर होता है। मोमेंटम किसी जिस्म की मास और वेलोसिटी की हासिल ज़रब के बराबर होता है। यहाँ से ये तीनों कर लें। मज़ीद दो डेफिनेशन करनी है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है। ये भी इसी जनाब पेज से अगले पेज 81 पे लिखा हुआ है। और याद रखें, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स पूछा गया तो फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी पूछा जा सकता है, इसलिए दोनों करें। ये है जी वो फोर्स जो जिस्म के मोशन को एक दायरे में बरकरार रखती है सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है। इसका फार्मूला है एफ सी का मतलब है सेंट्रीपिटल फोर्स और एम वी स्क्वायर ओवर आर, आर मतलब रेडियस। मजीद क्या सवाल मेरे ख्याल रोलिंग एक्शन का पूछा गया है, वो भी चेक कर लेते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पूछी गई है, ये भी पेज नंबर 81 पेज। रोलिंग ये फ्रिक्शन एक दूसरे पर हरकत करने वाले दो इसाम के दरमियान वो फोर्स जो इनके एक दूसरे के लिहाज से हरकत की मुखालफत करती है फ्रिक्शन कहलाती है। इसी को फ्रिक्शन फोर्स भी कहा जाता है। आगे अगर मजीद पूछा जाए कि इसके दो इकसाम है तो रोलिंग फ्रिक्शन वो फोर्स है जो रोल करने वाले जिसम और इस पर रोल कारों के दरमियान अमल करती है, जबकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन के मुकाबले में रोलिंग फ्रिक्शन है वो बहुत ही कम होती है। इसलिए अमूमन जो चीज़ें गुलाइम होती हैं वो कम जो है ना फ्रिक्शन पैदा करती हैं, जैसा कि बॉल बेरिंग है, आगे जाके आपने सिलेबस में पढ़ोगे। तो ये डेफिनेशन आ गई फोर्स फ्रिक्शन की, ये वाली। मजीद सवाल देखते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन।
मुंदरजा झैल में फ़र्क वाज़ह करें, एक्शन, रिएक्शन, मास और वज़न, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलर फ्रिक्शन। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलर फ्रिक्शन का यहाँ पर सिर्फ स्लाइडिंग का सही मानों में लिखा हुआ है, रोलिंग का नहीं लिखा हुआ, इसलिए मैं आपको अलहदा कर देता हूँ। और ये सवाल बेहतर है कि हम लोग कॉपी पे कर लें। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इसका जवाब 3.3 का। किताब के अंदर एग्जैक्ट इसका फ़र्क कहीं नहीं बताया गया, इसलिए फिर इसका फ़र्क हम लोगों ने खुद बता दिया है। ये जी आप नोट कर लें। पहले फ़र्क है मास क्या होता है और वज़न क्या होता है। किसी जिस्म में मादे की मिकदार को मास कहते हैं। ये एक स्केलर मिकदार है, इसको m से ज़ाहिर करते हैं, इसका यूनिट किलोग्राम है। जबकि ज़मीन पर किसी जिस्म का जो वज़न जो है वो फोर्स है जिससे ज़मीन उसको अपनी तरफ खींचती है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स की जिससे वज़न होता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको w से ज़ाहिर करते हैं, उसका यूनिट n है। अच्छा, अमूमन जब हम कहते हैं फलां बंदे का वज़न 80 किलोग्राम है, असल में ये लफ्ज़ गलत है। उसका असल टर्म है, उसका मास 80 किलोग्राम है। हाँ, उसका फिर या तो वज़न कह दें कि वो न्यूटन जो हिसाब से वो इतने जनाब न्यूटन है, लेकिन वो लोगों को पता कोई, हम लोग जनाब हमेशा किलोग्राम है और साथ वज़न कह देते हैं। याद रखें वज़न का यूनिट न्यूटन है जबकि मास का यूनिट किलोग्राम है। ये मास होता है, यानी कितनी मिकदार में किसी जिस्म में कितना मादा पाया जाता है। इसी के आगे फिर अगली डेफिनेशन है एक्शन क्या होता है और रिएक्शन क्या होता है। ऐसी फोर्स जो एक जिस्म किसी दूसरे जिस्म को लगाता है ये एक्शन कहलाता है, और वो फोर्स जो कोई दूसरा जिस्म बदले में रद्दमल के तौर पर पहले जिस्म पर लगाता है उसको रिएक्शन कहते हैं। न्यूटन का ये लॉ ऑफ मोशन है कि एवरी रिएक्शन एज अ रिएक्शन, हर अमल का एक रद्द अमल होता है, तो वो जो रद्द अमल है वो रिएक्शन है। अगर ये चीज़ ना हो तो फिर कुछ ना हो सके, हम इवन चल भी ना सकें। ये रिएक्शन आगे से होता है पैदा जब हम चलते हैं ज़मीन पर। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होती है और रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है। आपस में जब दो स्लाइड्स करने वाली सतहों के दरमियान जब फ्रिक्शन हो जो इसमें रिलेटिव मोशन पैदा करे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाती है। जबकि रोल करने वाले जिस्म और वो सतह जिस पर वो रोल कर रहा हो और उनके दरमियान अमल करने वाली फोर्स को रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ये आप चाहें तो इसके दो पॉइंट्स बना सकते हैं जो हमने पेज नंबर 81 पे पढ़ा है कि रोलिंग की फ्रैक्शन किस में ज़्यादा होती है, रोलिंग में या स्लाइडिंग में। मैं आपको बता चुका हूँ रोलिंग में जो है इसलिए जो है ना वो चीज़ें गोलाई की शक्ल में होती हैं, रोलर की शक्ल में होती हैं। ये देखिए लिखा हुआ है। स्लाइडिंग फ्रैक्शन के मुकाबले में रोलिंग फ्रैक्शन कम होती है। तो आप एक पॉइंट पर और बना दें कि अगर फ्रैक्शन की बात करें तो स्लाइडिंग फ्रैक्शन जो है वो रूलिंग मुकाबले में ज़्यादा होती है, जबकि रूलिंग फ्रैक्शन स्लाइडिंग के मुकाबले में कम होती है। दो पॉइंट्स माने। एक और सवाल हमारा हो गया, वापस आते हैं जहाँ से सिलसिला जोड़ तोड़ा था। सवाल नंबर 3.4 इनर्शिया का कानून क्या है, पेज नंबर 57। इस वक्त हम चलते हैं जी पेज नंबर 67 पे। ये किताब के अंदर जवाब मौजूद है। इनर्शिया, न्यूटन ने यह नतीजा अखज़ किया कि हर जिस्म अपनी रेस्ट की हालत में या यूनिफॉर्म मोशन की हालत में तब्दीली में मज़ामत पेश करता है। इसने मादा की इस खसूसियत को इनर्शिया का नाम दिया, और जिस्म के इनर्शिया का इसके मास के साथ बड़ा गहरा तल्लुक है। यानी जितना ज़्यादा भारी जिस्म है इतना ज़्यादा उसका इनर्शिया, यकीनन किसी जिस्म का मास ज़्यादा होगा इतना ही इस जिस्म का इनर्शिया ज़्यादा होगा। मोटे बंदे को हिलाना बाजू से पकड़ के ज़्यादा मुश्किल है और पतले बंदे को उठाकर फेंक देना ज़्यादा आसान है। तो फिर इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन नीचे लिखी हुई है कि इनर्शिया किसी जिस्म की वो खासियत है जिसकी वजह से वो अपने रेस्ट पोजीशन या यूनिफॉर्म मोशन में तब्दीली के खिलाफ मज़ामत करता है। बस ये डेफिनेशन रख दें, डब्बे वाली लिख दें, तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे इंशाल्लाह। अगला सवाल है बस की छत पर सफ़र करना क्यों ख़तरनाक होता है। ये सवाल और अगला सवाल दोनों एक जैसे, दोनों का एक ही जवाब है। 3.6 मैं आपको इकट्ठा जवाब बताता हूँ। जब एक बस मोड़ काटती है तो इसमें मौजूद मुसाफिर बाहर की तरफ क्यों झुक जाते हैं। यही चीज़ पहले सवाल का जवाब है। अगर आप छत पे बैठे हो, जब बस मोड़ काटती है तो आप दूसरी तरफ झुकते हैं। जब अगर आप छत पे बैठे होंगे, जब उस तरफ आप झुकेंगे अपने बाएं तरफ, तो वहाँ तो रुकावट होगी कौन ही, और आप सीधा जनाब गिर जाएंगे नीचे। नीचे गिरने के बाद सीधा चले जाएंगे खुदा न खास्ता ऊपर। इसलिए जनाब दोनों का जवाब इकट्ठा है पेज 59 पे। अमूमन बड़े तो अक्लमंद होते हैं, छतों पे सफ़र नहीं करते, लेकिन बच्चे जो है हवा लगाने के शौक़ में छतों में सफ़र करते हैं और ये इंतहाई नुकसानदेह चीज़ है।
एहतियात याद रखें बड़ी ज़रूरी है, ज़िंदगी अमानत है अल्लाह ताला के पास में। ये है जी इसका जवाब पेज 59 पे। हम देखते हैं कि जब बस का ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है तो अच्छा नहीं, नीचे वाला ये है जी इधर बात। ये तो अगले शॉट के जवाब ब्रेक वाले के ये है। जब एक बस तेज़ी से मोड़ काटती है तो इसमें खड़े हुए मुसाफिर बाहर की तरफ गिरने लगते हैं। इनर्शिया की वजह से इनके जिस्म सीधी लाइन में अपनी हरकत जारी रखना चाहते हैं, लेकिन जो इसका बस है वो तो मुड़ चुकी है, इसलिए इनका जिस्म का हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा बस के मोड़ के मुखालिफ सिमत में झुक जाता है। अब जो ऊपर वाला सवाल था कि लोग छत से क्यों गिरते हैं, तो उसके बाद लिख देना है फिर यही वजह है कि जो लोग छत पे बैठे होते हैं वो मुखालिफ सिमत में छत से नीचे गिर जाते हैं। दोनों का जवाब यही पैराग्राफ। 3.5 का भी यही जवाब है और 6 का भी। 3.7 आप किस तरह फोर्स का तलक मोमेंटम की तब्दीली से कायम कर सकते हैं, पेज 67 एंड 68। लो जनाब, फोर्स और मोमेंटम ये लंबा टॉपिक है, तकरीबन ये 2 नंबर का तो आने का चांस मुश्किल होता है। ये बड़ा सवाल है, 4 नंबर का आता है। बड़ा सवाल 8 नंबर का भी आ सकता है। यहाँ से शुरू करेंगे। फ़र्ज़ करें कि जिस्म का मास m है, इब्तदाई वेलोसिटी v है, उससे हरकत कर रहा है, उस पर एक फ़ोर्स अमल कर रही है जो कि f है, तो फिर इसमें एक्सेलरेशन a पैदा हो रहा है। तो फिर हमारा जनाब बन जाएगा, फ़र्ज़ करें कि t वक्त के बाद इसकी आखिरी वेलोसिटी v f हो जाती है, तो फिर जनाब इस तरह हमारा दो इक्वेशन बन जाएंगी, पी आई इक्वल टू एम वी वन और पी एफ इक्वल टू एम वी एफ। इब्तदाई मोमेंटम माइनस आखिरी मोमेंटम बराबर है मोमेंटम है तब्दीली, इसलिए अब ये इक्वेशन इस तरह बन गई, पी वन माइनस पी एफ माइनस पी आई इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। लिहाजा ये आई आपकी किताब ज़्यादा साफ़ होगी, लिहाजा मोमेंटम तब्दीली से हमारी जो फाइनल इक्वेशन आ गई वो है m इंटू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, और ये जनाब बराबर हो गया फिर एम ए के मास इंटू एक्सेलरेशन के। न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक जो हमारी फाइनल बन गई इक्वेशन वो बन गई है F इक्वल टू एम ए, यानी F इक्वल टू एम ए किसके बराबर है, ये देखिए ऊपर एम ए बराबर है पी एफ माइनस पी आई ओवर टी, तो जब F इक्वल टू एम ए तो फिर F बराबर है पी एफ माइनस पी आई ओवर टी। ये बार बार अगले आने वाले न्यूमेरिकल में ये इक्वेशन यूज़ होगी। ये इसका जवाब था। अब जारी बात है ये जवाब 2 नंबर का तो फिर नहीं है, ये जवाब 4 नंबर या 4.25 या 4.25 नंबर का हो सकता है। 3.8 है जी, एक 3.8 भी किताब के अंदर नहीं है, 3.9 भी नहीं है, 3.10 भी नहीं है, 3.11 है, तो ये तीनों पहले इसको खींच देते हैं। 3.8, 3.9 एंड 3.10। कॉपी पेंसिल रेडी, वीडियो को रोक लिए करें दरमियान में और आराम से लिख लिए करें। पहले 3.1, एक डोरी में कितना टेंशन होगा अगर इसके सिरों को 100 न्यूटन की, ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि अगर दोनों सिरों में टेंशन 10 था तो फिर इसके जो फोर्सेस है वो भी 10 ही होगा, हमेशा याद रखें बराबर होता है। तो फिर यहाँ पर भी वही जवाब आ गया, अगर एक डोरी के दो सिरों को 100 न्यूटन के दो मुखालिफ फोर्सेस से खींचा जाए तो फिर डोरी में टेंशन की मिकदार भी 100 होगी बराबर, और अगर टेंशन 100 होगी तो फिर जो फोर्स है वो न्यूटन भी 100 होगी, दोनों एक दूसरे की रियलिटी। 3.9, अगर एक्शन और रिएक्शन बराबर मगर मुखालिफ सिमत में होते हैं तो फिर कोई जिस्म हरकत कैसे करता है। जैसे हम लोग जब जमीन पे चलते हैं तो हम एक्शन कर रहे हैं और जमीन आगे से रिएक्शन कर रही है, तो वो कह रहे हैं न्यूटन के तीसरे कानून के मुताबिक हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है जो एक दूसरे के बराबर होता है लेकिन मुखालिफ सिमत में होता है। लेकिन एक्शन और रिएक्शन दो मुख्तलिफ अजसाम पर अमल करते हैं तो वो एक दूसरे के असल को ज़ायल नहीं कर सकते, इसी हालत के तहत अजसाम मुकाबला करते हैं। अगर वो एक दूसरे की सिमत में होते हैं तो इकट्ठे होते तो फिर आपस में टकरा कर ख़त्म जाते, आप वहीं के वहीं रुके रहते, लेकिन ऐसा नहीं है। स्क्रीन को रोक कर इसको लिख लें। 3.10, एक घोड़ा गाड़ी को खींच रहा है, अगर एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे के बराबर और मुखालिफ हों तो फिर गाड़ी हरकत कैसे करती है। तकरीबन वही ऊपर वाला जवाब है। घोड़ा अपने पाँव के जरिए रोड पर एक्शन की फोर्स लगा रहा है, रोड इसके जवाब में रद्दअमल दे रहा है और घोड़े पर रिएक्शन लगा रही है, वही बात ऊपर हम पढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से जो छकड़ा है जो कि घोड़ा खींच होता है वो भी फिर हरकत में कुदरती तौर पर आ जाता है। लेकिन आगे फिर वही बात आगे जो ऊपर वाला पॉइंट था, एक्शन और रिएक्शन दो मुख्तलिफ अजसाम पर अमल करते हैं तो वो एक दूसरे के असर को ज़ायल नहीं कर सकते, इस हालत के तहत अजसाम हरकत करते हैं।
ये ना भी दें, ऊपर वाली खाली दोनों लाइनें लिख दें तो बस बढ़िया 2 नंबर मिल जाएंगे। इसकी ज़रूरत बल्कि नहीं है, क्योंकि सिर्फ ये पूछा गया था। अगला जो सवाल है उनकी एक्सरसाइज में जवाब है 3.11 जो है वो किताब के अंदर है, उसके बाद 3.12 फिर किताब के अंदर नहीं है। 3.11 मोमेंटम के कंजर्वेशन का कानून क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, पेज नंबर 69। लो जी, यहाँ से शुरू होगा। एक आइसोलेटेड सिस्टम बहम टकराने वाले ऐसे अजसाम का मजमू होता है जिन पर कोई बैरूनी फोर्स अमल ना कारी हो। अगर सिस्टम पर कोई गैर मुतवाज़ी या नेट फोर्स अमल ना करे तो इसका मोमेंटम कांस्टेंट होगा। बस आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम हमेशा बगैर तब्दीली के रहता है। यही मोमेंटम के कंजर्वेशन का कानून है, जिसको इस तरह बयान कर सकते हैं कि आपस में टकराने वाले दो या दो से ज़्यादा जिस्म पर मुश्तमिल आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो फिर अगर 2 नंबर का सवाल आ जाए तो सिर्फ ये नीले वाला ही बड़ा है। अगर थोड़ा सा वो ज़्यादा आप कह दें मिसाला लगाना है तो फिर ऊपर वाला जो मैंने हाईलाइट की है वो भी आप लिख दें बाद में। मगर मैं हमेशा कहता हूँ जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो बोर्ड वाले को पहली 2 लाइनों में नज़र आनी चाहिए। जो नीचे वाला मेन डब्बा है ये आपने सबसे पहले डेफिनेशन बतानी, जो मिसाला लगाते हैं वो बाद में लगाते हैं। अब जनाब अगला जो सवाल है 3.12 वो किताब के अंदर नहीं है। मोमेंटम के कंजर्वेशन के कानून की क्या अहमियत है? मैं आप अहमियत इसकी जनाब लिखी हुई नीचे हम लोगों ने, अहमियत आ गया जी, अहमियत आ गया। मोमेंटम के कंजर्वेशन के कानून की मदद से हम किसी भी जिस्म की फोर्स, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मालूम कर सकते हैं, और इसके अलावा बहुत से बुनियादी अनासर भी इसी कानून की मदद से दरियाफ्त होंगे। यकीनन आपने निकाल ली है, स्क्रीन शॉट ले लिया होगा या इसको लिख लिया होगा। तो फिर वापस चलते हैं, अगले सवाल देख। अगले सवाल 4-5 है, सारे सारे किताबों के अंदर है। अच्छी बात है। 3.13 भी किताब के अंदर है। जब एक बंदूक चलाई जाती है तो पीछे को झटका क्यों खाती है? क्यों? पेज नंबर 70। तो लो जी, पेज नंबर 70 आगे जनाब, यहाँ से लिखना आपने। बंदूक चलाने से कबल बंदूक और गोली दोनों रेस्ट की हालत में, बिल्कुल ठीक है। इसलिए सिस्टम का कुल इब्तदाई मोमेंटम जो है वो ज़ीरो है, दोनों रेस्ट की हालत में। जैसे ही बंदूक से फायर किया जाता है गोली तेज़ी से बाहर निकलती है, इस तरह कुछ मोमेंटम हासिल करती है। अब सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रखने के लिए बंदूक झटके से पीछे की तरफ हरकत करती है। चुनांचा मोमेंटम के कंजर्वेशन के कानून के मुताबिक फायर के बाद भी बंदूक और गोली का कुल मोमेंटम सिफर होगा। ऊपर अभी हम थोड़ी देर पहले शॉर्ट कर चुके हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है। टकराने के बाद भी सेम होता है, और गोली निकल जाए बंदूक पीछे आएगी उसके बाद भी दोनों का मोमेंटम बाद में जीरो ही हो जाएगा। अगला सवाल भी इसी के करीब ही है। दो ऐसी सूरतें बयान करें जिसमें फ्रैक्शन की ज़रूरत होती है। हालांकि फ्रैक्शन हमने देखा है कि कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है, ये एनर्जी को ज़ाया करती है, मगर याद रखें फ्रैक्शन की के फ़ायदे भी बड़े हैं। फ्रैक्शन ना हो और अगर हम दौड़ पड़े तो कभी ज़िंदगी में रुकें ही नहीं और चक्कर ही लगाते रहें ज़मीन के गिर्द, जैसे सेटेलाइट कई साल तक लगाते रहते हैं। 3.14 पेज नंबर 76। हेलो जी, कभी कभी फ्रैक्शन इंतहाई ज़रूरी होती है। अगर कागज़ और पेंसिल के दरमियान फ्रैक्शन ना हो तो हम लिख ही नहीं सकते। हम जो लिखना करेंगे साथ ही पेपर भी चलना शुरू हो जाएगा और वो जनाब वहीं का वहीं नुकता रहेगा। फ्रैक्शन हमें ज़मीन पर चलने के काबिल भी बनाती है। हम फिसलन वाली जगहों पर दौड़ नहीं सकते, फिसलन वाली जगह पर फ्रैक्शन बहुत कम होती है, इसलिए कोई भी शख्स जो स्लिपरी जगह पे दौड़ेगा वो हाथ से दो चार हो जाता है क्योंकि फ्रैक्शन कम हो गई है। तो फ्रैक्शन ये इसकी दो सूरतें बताई गई थी। पहली ऊपर वाली, कभी कभी हम फ्रैक्शन इंतहाई ज़रूरी होती है अगर कागज़ और पेंसिल के दरमियान एक पॉइंट ये वाला और एक पॉइंट नीचे वाला। आप चाहें तो मज़ीद कर सकते हैं।
ये तीसरा पॉइंट है। अगर हवा की रेजिस्टेंस ना हो तो परिंदे नहीं उड़ सकते। परिंदे भी पीछे की तरफ धकेलती हुई हवा के रिएक्शन के बाद तेजी से आगे से आ रही है, टकरा रही है और आपके पैरों को ऊपर उठा रही है और आप उसके ऊपर तैरते जा रहे हैं, तैरते जा रहे हैं। 3 पॉइंट बेहतर है। अगला सवाल भी, ये मशीन को हरकत करने वाले पुर्जों के दरमियान आयल या ग्रीस आपने देखा होगा अक्सर मशीनों के अंदर बहुत ज़्यादा आयल या ग्रीस होता है। वजह क्या होती है जनाब? वजह होती है फ्रिक्शन को कम करना, वरना मशीनें जो हैं चल चल के और बिल्कुल टूट जाएँ, इनकी इतनी ज़्यादा फ्रिक्शन होती है। तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए उसको स्लिपरी रखा जाता है। जैसे ऊपर हम एग्जाम्पल दे चुके हैं, ज़मीन स्लिपरी हो तो आप जल्दी गिर जाते हैं। तो ऐसा होता है कि लेकिन मशीनें गिरती नहीं हैं, बल्कि मशीनें फिर आराम से रवां दवा रहती हैं और अपना काम करती रहती हैं। किताब के अंदर से निशान लगाता हूँ, पेज नंबर 81 मैंने ऑलरेडी मेंशन किए हुए। बड़ी यार मज़ेदार और बड़ी ज़बरदस्त चैप्टर है। लें जी, पेज नंबर 81। फ्रिक्शन की वजह से मशीन की हरकत करने वाले पुर्जे घिस जाते हैं और टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। इसलिए फ्रिक्शन को कम करने के लिए स्लाइडिंग सतहों को पॉलिश किया जाता है। स्लाइडिंग सतहों के दरमियान तेल या ग्रीस इस्तेमाल की जाती है। बॉल बेरिंग या रूलर बेरिंग इस्तेमाल की जाते हैं, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं जो रोलिंग फ्रिक्शन होती है वो स्लाइड फ्रिक्शन के मुकाबले में कम होती है। तभी तो टायर तेज़ी से घूमता रहता है और गाड़ी थोड़ा सा जोर लगाने से बहुत तेज़ी से आगे चलती है। उसकी बजाय अगर गाड़ी के टायर चपटे होते, चौकोर होते, तो ठीक ठाक मुसीबत बन जाती हमारी। 3.16 फ्रिक्शन को कम करने के तरीके बयान करें। पेज नंबर 76। कम कैसे कर सकते हैं फ्रिक्शन को? फ्रिक्शन को कम करने के तरीके मंदरजा झैल हैं। एक दूसरे पर हरकत करने वाली सतहों को हमवार कर दिए जाए। तेज़ रफ्तार अजसाम को नोकदार बनाकर, जैसे आप देखोगे कि अक्सर जो स्पोर्ट्स कारें हैं वो आगे से बड़ी उनकी ख़ास किस्म का डिज़ाइन होता है ताकि हवा की रुकावट कम से कम हो। हवाई जहाज़ देख लें, आगे से नुकीले होते हैं। जेट जहाज़ देख लें, इससे हवा के जो बहाव उसकी रुकावट में कम हो जाती है और आसानी से पे आप तेज़ रफ्तार हासिल कर सकते हैं। वरना क्या होगा, हवा तेज़ी से टकराएगी और आपकी जो स्पीड है, आपकी जो बॉडी है, वो उसे टकरा कर आहिस्ता आहिस्ता आप स्लो हो जाएंगे। दाती पुर्जों के दरमियान फ्रिक्शन कम करने के लिए तेल या ग्रीस लगाई जाती है, अभी हम पढ़ चुके हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन की निस्बत रोलिंग फ्रिक्शन कम होती है, इसलिए अमूमन बॉल बेरिंग या रूलर बेरिंग का इस्तेमाल करते हैं ताकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में तब्दील कर दिए जाते हैं। पूरे चारों पॉइंट याद कर लें, क्योंकि सवाल 2 नंबर के बजाय 4 नंबर का भी आ सकता है। 3.17 रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से क्यों कम होती है? पेज 74। सर जी, जब एक पहिए के एक्सल को धकेला जाता है तो पहिए और ज़मीन के दरमियान फ्रिक्शन फोर्स रिएक्शन फोर्स फराहम करती है। ये रिएक्शन फोर्स पहिए और ज़मीन के दरमियान लगाई गई फोर्स की मुखालफ से मुकम्मल करती है। पहिया कोल्ड वेल्ड्स के टूटे बगैर रोल करता रहता है। यही वजह है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन की निस्बत रोलिंग फ्रिक्शन इंतहाई कम होती है, क्योंकि इसमें जो रिएक्शन की फोर्स है और जो फोर्स ऑफ एक्शन है, दोनों का डिफरेंट चीज़ है। मुदरजा झैल के बारे में आप क्या जानते हैं? पेज नंबर 81 पे चलते हैं। इंतहाई फ्रिक्शन की फोर्स क्या होती है? अच्छा, ये जो सवाल है रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये एक और जगह पे भी लिखा हुआ। अभी आपको मैंने पेज 74 दिखाया, ये वाला पहिए वाला, और ये बोर्ड में सवाल अलग भी आ चुका है पहिए का, कि पहिए गोल क्यों होता है। और यही सवाल फिर पेज नंबर 81 पे भी है, वो जो हमारी एक्सरसाइज के अहम नुकात हैं। ये रोलिंग फ्रिक्शन वो फोर्स है जो रोल करने वाले के जिस्म और उसकी सतह जिस पर रोल करो के दरमियान अमल करती है। यही वजह है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन के मुकाबले में रोलिंग फ्रिक्शन बहुत कम होती है। तो फिर ये जवाब दे दें, ये ज़्यादा आसान सीधा सीधा जवाब है। ऊपर वाला जो था वो ये वाला अलग जवाब, वो था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये जो जवाब अभी है रोलिंग से, वो ये वाला चाल है।
अगला सवाल है जी, इन सब की डेफिनेशन बतानी है। इंतहाई फ्रैक्शन की फ़ोर्स क्या होती है, ये मैंने यहीं लिखा हुआ नीचे, ये देखें। इंतहाई फ्रैक्शन की फ़ोर्स, फ्रैक्शन की जो ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार है उसको इंतहाई फ्रैक्शन कहते हैं। फिर इसी के अंदर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रेकिंग फ़ोर्स। ये वो फोर्स है जो गाड़ियों के ब्रेक लगाने के वक्त कुव्वत को नापने के लिए इस्तेमाल होती है कि कितनी ताकत से ब्रेक लगाई गई है और फ्रैक्शन पैदा की गई है टायर के दरमियान और वो जो लेदर होते हैं ब्रेक वाले उनके दरमियान, ताकि रगड़ से आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी रुक जाए। ये दो डेफिनेशन तो मैंने यहीं करा दी। अब बाकी डेफिनेशन हैं जनाब। डोरी में टेंशन, ये है पेज नंबर 63। टेंशन ही टेंशन, वो और टेंशन है, ये और टेंशन है, पेज 63। वो दिमागी टेंशन, ये डोरी की टेंशन। डोरी में टेंशन, फर्ज करें जी, कर लेते हैं कि एक ब्लॉक का वजन W है। ब्लॉक डोरी को अपने वजन से नीचे की तरफ खींचता है, इसकी वजह से धागे में टेंशन या तनाव पैदा हो जाता है। ब्लॉक पर यह टेंशन ऊपर की जानब अमल करता है, क्योंकि ब्लॉक बेसिकली रेस्ट की हालत में है, इसलिए नीचे की जानब अमल करने वाला ब्लॉक का वजन ऊपर की समत अमल करने वाले टेंशन T से बैलेंस हो रहा है। लिहाजा डोरी में टेंशन T ब्लॉक के वजन के बराबर और मुखालफ होगा। यहाँ से जनाब फ़र्ज कर लेते हैं। सवाल क्या है, डोरी में टेंशन। ये डेफिनेशन आपको ये नजर, डोरी में टेंशन। फिर जनाब पेज नंबर 79 पे दो सवालों का जवाब है। गाड़ी फिसल क्यों जाती हैं और बैंकिंग ऑफ रोड, जो आपकी रोड्स होती हैं, कभी आपने और किया इनके जो दरमियान वाली जगह है वो कई दफ़ा ऊंची जगह बनाई जाती है, इसको बैंक्स कहते हैं। इनको वजह क्या होती है, किनारे, बैंक मतलब किनारे, बैंकिंग ऑफ रोड की जो जो रोडों के दोनों साइडें वो इसलिए ऊंची होती हैं ताकि बाद दफ़ा आ सके जैसे गाड़ी उलट ना जाए, बल्कि दोबारा वापस उसको वो धकेल कर रोड के दरमियान ले आए। पेज नंबर 79 पे दोनों सवालों का जवाब देखते हैं। ये जी, जब एक कार किसी दायरानुमा कर्व रास्ते पर मोड़ रही होती है तो इसे सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है। टायरों और सड़क के दरमियान मौजूद फ्रिक्शन ज़रूरी सेंट्रीपिटल फोर्स फराहम करती है। अगर टायरों और सड़क के दरमियान फ्रिक्शन की फोर्स नाकाफ़ी हो, ख़ास करके गीली सड़क पर, तो गाड़ी रोड पर फिसल सकती है। ये मसला दायरानुमा सड़क की बैंकिंग के ज़रिए हल किया जाता है। आम सड़क की बात नहीं थी, जो सड़क मोड़ रही हो, मोड़ों की बात हो रही है। मोड़ों पर जो इधर वाली साइड है वो ऊँची रखी जाती है, बैंक्स किनारे ये वाले। अब अगला जवाब यहाँ से शुरू हो रहा है। बैंकिंग का मतलब क्या है? बैंकिंग का मतलब है कि सड़क के बैरूनी किनारों को ऊंचा करना। बैंकिंग की वजह से गाड़ी पर अमल करने वाले सड़क के जो नॉर्मलाइजेशन का उसकी कंपोनेंट है वो गाड़ी को मोड़ने के दौरान ज़रूरी सेंट्रीपिटल फोर्स फराहम करता है। इस तरह सड़क की बैंकिंग गाड़ी को फिसलने से रोकती है और गाड़ी चलाने को महफूज बनाती है। फिर मैं बता रहा हूँ, ये सीधी सड़क की बात नहीं हो रही, ये मोड़ जहाँ पर आ रहे हो वहाँ की बात होती है। मोड़ों पे उल्टा काम होता है। मोड़ों पे अमूमन जो किनारे हैं वो ऊंचे होते हैं, याद रखें, लेकिन आम सीधी सड़क पे किनारे थोड़े से नीचे होते हैं। वो असल में होते हैं, एक तो पानी के बहाव के लिए भी होते हैं और खाक ग्रिप के लिए भी होते हैं, लेकिन मोड़ के सूरत में यही कानून उल्टा कर दिया जाता है। दो और डेफिनेशन है जी। सीट बेल्ट्स जो आप बांधते हैं वो क्या चक्कर है, नहीं बांधते तो फिर क्या होता है? और क्रीम सेपरेटर क्या चीज़ है? पेज नंबर 80 पे, पेज 68 पे पहले चलते हैं। जनाब मुफीद मालूमात, किसी हादसे की सूरत में अगर किसी आदमी ने गाड़ी चलाते हुए सीट बेल्ट नहीं पहनी होती तो वो उस वक्त तक अपनी हरकत करता रहता है। अमूमन वो शीशा तोड़कर और आगे जा गिरता है और तब तक आगे चलता चलता जब तक किसी चीज़ से रुक स्टॉप ना हो जाए। उसके बाद फिर खुद आप समझें क्या होगा, जब तक कि इसके सामने वाले कोई शय से रोक ना दे। ये शय विंड स्क्रीन भी हो सकती है, कोई दूसरा मुसाफिर भी हो सकता है, या इसके सामने आने वाली साइड की पिछली सीट भी हो सकती है। सीट बेल्ट दो तरह से कारआमद होती हैं। एक तो ये आदमी को बैरूनी फोर्स मुहैया करती हैं, दूसरा सीट बेल्ट खींचने की जो इजाफी वक्त दरकार होता है, इससे मोमेंटम में तब्दीली का वक्त बढ़ जाता है और तसादम का असर कम हो जाता है। हमारे लोग कहते हैं और छोड़ जी के गले चुंजा पट्टा जब पाना जी छोड़ो। हालांकि ये हेलमेट और ये सीट बेल्ट किसी वजह से ही बनाए गए हैं, ये चीज़ें फजूल नहीं है, याद रखें।
एक डेफिनेशन और है कि क्रीम सेपरेटर है, ये दूध दही मक्खन निकालने वाला जो है सेपरेटर, पेज नंबर 80। तेजी के साथ दूध को डालकर घुमाया जाता है। पुराने दौरों में तो जो दादियाँ नानी होती थी वो लस्सी लड़कती थी, लड़कने क्या उसका नाम होता है, और पाइप होते हैं। जो पहला पाइप है वो, चूँकि आपको पता है जो भारी चीज़ें हैं वो ऊपर जाती हैं, हल्की चीज़ें जो है ना भारी चीज़ें नीचे बैठ जाती हैं, हल्की ऊपर जाती हैं। तो पहले तो दूध निकल जाता है, पीछे जो झाग और क्रीम वगैरह में मक्खन बच जाता है वो फिर एक और पाइप से अलहदा कर लिया जाता है। इस पूरे डिवाइस को क्रीम सेपरेटर कहते हैं। ये सेम आपका सेंट्रीफ्यूज मशीन की तरह है। जैसे यूरेनियम U-35 बनाने के लिए यूरेनियम 238 को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, सेंट्रीफ्यूजिंग मशीनों के अंदर डाला जाता है। एक बड़ा प्याला होता है जिसमें दूध डाल के तेज़ी से घुमाया जाता है। अब पता नहीं ये दूध किस किस्म का है, अगर तो अच्छा दूध खालस है फिर तो मक्खन निकल आएगा, नहीं तो चाहे करोड़ दफ़ा उसको रिड़कें कुछ भी नहीं निकलेगा। दूध के बाहरी अज़ा बाहर की तरफ और हल्के अज़ा अंदर की तरफ गिरने शुरू हो जाते हैं, एक्सेस की तरफ। तो जो हल्के अज़ा हैं वो फिर दूध की शक्ल में जनाब जल्दी निकल जाते हैं। बाकी जो मक्खन या क्रीम है वो हल्के होते हैं, इसलिए मक्खन के बगैर दूध, जिसको स्किम्ड मिल्क कहते हैं, प्याले की बैरूनी दीवार से बाहर निकाल लिया जाता है। एक दो सवाल और रह गए हैं, इसमें से एक सवाल जो है वो किताब के अंदर है, एक किताब के अंदर नहीं है। अगर किसी, अच्छा दोनों अंदर, अगर किसी किस्म की फ्रिक्शन अचानक ख़त्म हो जाए तो क्या होगा, पेज 76। वॉशिंग मशीन के स्पिनर को बहुत तेज़ी से क्यों घुमाया जाता है? ये वो कपड़े सुखाने वाली मशीन की बात हो रही है, ड्रायर की बात हो रही है। पहले जी अगर फ्रिक्शन ख़त्म हो जाए तो क्या होगा, पेज 76 पे। ये हम बात पहले कर चुके हैं, यही चीज़ दोबारा पूरा का पूरा पैराग्राफ कर दें। कभी कभी फ्रिक्शन इंतहाई ज़रूरी होती है। अगर कागज़ और पेंसिल के दिमाग फ्रिक्शन ना हो तो हम कभी लिख नहीं सकते। इस तरह अगर गीली ज़मीन हो तो हम तेज़ी से दौड़ें गिर जाएंगे क्योंकि फ्रिक्शन कम है। अगर हवा की रेजिस्टेंस ना हो तो परिंदे उड़ नहीं सकते। इस तरह जनाब बस यहाँ तक करते हैं, यहाँ तक ठीक हो गया जी। और इस सवाल जनाब आपका, ये जो पानी निकलता है ड्राइंग मशीन है ये क्या है? ये अब कभी आपने देखी होगी, इसको खोल कर पेज 79 पे, अगर नहीं देखा तो इस दफ़ा लाजमी जाके चेक करें। इस पिन होता है, साथ में सुराख होते हैं छोटे छोटे। जब तेज़ी से घूमता है तो पानी सुराखों से निकल कर बाहर गिरता है, अंदर से जो कपड़ा है वो साफ़ हो जाता है, सूख जाता है। वॉशिंग मशीन का ड्रायर घूमने वाली टोकरियों पर मुश्तमिल होता है। ये टोकरियाँ सिलेंडर की शक्ल की होती हैं और इनको दीवारों में बहुत से सुराख होते हैं। यहाँ तक जब ये तेज़ स्पीड से घूमता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से गीले कपड़ों का पानी सुराखों से, वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है कि बाहर निकल जाता है। इस तरह कपड़े ड्राई हो जाते हैं। ये ड्रायर की बात हो रही थी। लो जी, फिर खेड ख़त्म और पैसा हज़म, और इसके बाद रह गए जनाब हमारे न्यूमेरिकल रह गए, और न्यूमेरिकल करते हैं अगले वाली अलहदा वीडियो में। अच्छा, ये सवाल मैंने यहाँ पर भी लिखा था कि रोलिंग फ्रैक्शन जो रोलिंग फ्रैक्शन या स्लाइडिंग फ्रैक्शन से क्यों कम होती है। आप चाहें तो मैं यहाँ रोक रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर ये 3.17 का जवाब ये याद कर लें, ऊपर वाला पैराग्राफ भी और नीचे वाला भी, दोनों ये वही है जो मैंने अंदर से करा दिया। तो फिर अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं जिसमें सारे के सारे जनाब न्यूमेरिकल्स हैं। उसके लिए पहले इस वीडियो से बाहर निकलना पड़ेगा, उसके बाद फिर दोबारा जनाब लोग अगले स्टार्ट करते हैं। फिर थोड़ी लम्हों के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।